दोस्तों, मेरी नई वीडियो में आपका वेलकम है। ये देखिए, ये मेरी न्यू कार, न्यू नहीं है मतलब पुरानी है, अभी 1 साल हो गया इसको लिए हुए। बट मुझे इसके बारे में ही बताना था, भाई मेरी मेंटेलिटी क्या थी लेने की और मेरे क्या प्रेफरेंस है, किसी की क्या है, किस लिए बनाते हैं हम। ये देखिए सर, एक्चुअली सही बताऊं तो ये लगभग 14 लाख की पड़ी थी मुझे। दूसरा, मुझे समझ नहीं आता जो मतलब ब्रेज़ा या इन गाड़ियों को थोड़े से बड़े मॉडल लेते हैं, मीन्स जिसका 10+ रेट चला जाता है, प्राइस चला जाता है। मुझे नहीं आता वो समझ में। रीज़न बिंग उनमें स्पेस इतना नहीं है। अब इन गाड़ियों को मैं लेके चलता हूँ, मुझे ये कैरेंस ये सभी पसंद है। पिकअप थोड़ा सा वैसा नहीं रहेगा जैसे टाटा के डीजल इंजन में है, क्योंकि पेट्रोल और प्लस सीएनजी है। रनिंग कॉस्ट, मेरी जो पुरानी गाड़ी थी i10 सीएनजी में, रेट्रोफिटिंग थी उसमें सीएनजी, तो वो उसका रनिंग कॉस्ट और इसकी रनिंग कॉस्ट बिल्कुल सेम है। ये लगभग पेट्रोल में हाईवे की मैं बता रहा हूँ, 80 पे क्रूज़ करने पे 17+ की एवरेज दे देती है माइलेज। फुल लोड में 17 के आसपास ही मान के चलो, और कम लोड में 17+ दे देती है, अबाउट 18। दूसरा, सीएनजी में मैं सेम ड्राइविंग स्टाइल में 80 पे क्रूज़ ऑन हाईवे, तब ये लगभग एक सिलेंडर में 250 के अराउंड चल जाती है, मीन्स 31 के आसपास की एवरेज इसकी ये दे देती है। गाड़ी बड़ी सही है, स्पेस बड़ा अच्छा है। मैं मेरी थिंकिंग ये है कि इनको आप मान के चलो लगभग 5 सीटर मान के चलो, और जैसे सीएनजी लगने के बाद इसमें बूट स्पेस बहुत कम हो जाता है, तो आप इसको एक सीट को इसको डाउन करके उसको एज ए बूट मान के चलो, बूट की तरह यूज़ करो। ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ये मेरी पुरानी गाड़ी के स्पीकर्स हैं, तो मैंने इसलिए बस लगवा लिए। पीछे वाले जो डोर के स्पीकर हैं उनके साथ कनेक्शन है इनका, अदरवाइज़ मेरा कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग नहीं है। अब मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे बढ़िया पॉजिटिव है इनके जो प्रॉस हैं, वो है इसका स्पेस। ठीक है, सबसे पहला प्रोज है इसका स्पेस गाइस बहुत अच्छा है। ठीक है, लग्जरी फीलिंग आती है, स्पेस अच्छा है। इनमें कैप्टन सीट है, एक लग्जरी फीलिंग आती है जब चलते हैं। तो सभी इसको मिनी इनोवा बोलते हैं। इनोवा अलग है, लेकिन कंफर्ट में ये भी कम नहीं है। मिडल सीट तो बहुत अच्छी है इसकी। मेन चीज़ है बॉस, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद रनिंग कॉस्ट आपकी जब छोटी गाड़ी के आसपास की आ रही है। वैगनार चला लो, इसको चला लो, 19-20 का फ़र्क है बस एवरेज में, सीएनजी में। इसके जो कौन है वो ये है, ये देखिए, इसका जो हैंड रेस्ट है बहुत छोटा है, बहुत छोटा। मैंने ये ऊपर एक लगा रखा है, मेरी तो हाइट पे भी नहीं आता है, मेरी हाइट पे भी नहीं आता है। ये बहुत टाइट था। इतना चौड़ा मारुति इसको दे सकती है, और हाइट भी इतनी होनी चाहिए। अब कोई ऐसे झुक के थोड़ी ना बैठेगा, पता नहीं क्यों कर रखा है ऐसा। मारुति को एज ए फीडबैक अगर मैं कहूँ तो देना चाहता हूँ कि इसको इतना चौड़ा कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इतने चौड़े में, क्योंकि जो इन्होंने ओरिजिनल दे रखा है उसमें से लगभग आप 1 इंच आप दोनों साइड में यूज़ करके अबाउट 75 मतलब 0.75 और 0.75 इंच आप बढ़ा के इसको अबाउट 1.5 इंच आप पूरा चौड़ा कर सकते हो। वो सीट को आगे पीछे करने में कहीं नहीं लगता है, और हाइट भी बढ़नी चाहिए। इसकी हाइट इतनी छोटी है, बहुत कम है, पता नहीं क्यों दे रखा है। वैसे ऑटोमेटिक एसी है, इसका म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा है। म्यूज़िक सिस्टम अच्छा का मतलब है जो इन्होंने स्टीरियो दिया हुआ है बीच में, ये भी हरमन का ही है और अच्छा है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सही है। इसका हिसाब किताब अच्छा है, प्रोजेक्ट भी बड़ा है और ऑफर भी, तो जल्दी जाइए आप सब लोग। बट कमी कहाँ है इसमें? कमी इन्होंने स्पीकर्स में डाल रखी है। चारों डोर के जो स्पीकर हैं वो बहुत हल्के हैं, बहुत चीप हैं।
और कितने ही पैसे लगा लो, मतलब कोई भी मॉडल हो, मारुति सभी में वही दे रही है, कोई डिफरेंस ही नहीं कर रही है। बेनिफिट क्या है? आपके वैगनार में भी शायद मुझे लग रहा है यही स्पीकर होंगे, और ब्रेजा में भी यही है, एक्सल 6 है ये, इसमें भी यही है, और अर्टिगा में भी यही है। क्या डिफरेंस रहा? दूसरा, इनके डोर हल्के हैं तो वो साउंड वैसे भी आ जाती है, इसलिए डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप डैम्पिंग कर लोगे तो इन्हीं स्पीकर को मतलब डिसेंट सी साउंड आती है, आप सुन सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे सुनोगे, FM चल रहा है अभी, लेकिन ये छोटे एड ब्रेक कॉपीराइट आने का डर रहता है दोस्तों, इसलिए बंद कर देता हूँ। लेकिन साउंड अच्छी है, मेरे पास कोई दूसरा सोर्स नहीं है, मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, मेरे आईफोन से ही, और उसमें फिर मैं साउंड चला के मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो अभी FM में चलाऊँगा तो कोई ना कोई म्यूज़िक आएगा, तो फिर कॉपीराइट का इशू रहेगा। बेसिकली दोस्तों इसमें सब चीज़ है। आप ये देखोगे, इसमें आपका सनग्लास होल्डर है, और ये अर्टिगा से ऊपर जो मॉडल रहता है, मुझे ये सब कुछ सही लगता है। आप ये देखिए, लगभग 23,000 चली हुई है। 20 जुलाई 2024 को परचेज किए थी ये, 1 साल से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। ऑटोमेटिक AC है, ऑटो AC है। मैंने एक ये कार इन्वर्टर भी रखा है दोस्तों, कभी वर्क फ्रॉम होम में लैपटॉप चलाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इनवॉल का अपना परफ्यूम है, कार परफ्यूम। एक मारुति की सबसे मेन दिक्कत है ये येलो लाइट है। कब देंगे ये अपनी LEDs? मुझे नहीं आता समझ में। कई जगह चीप काम कर रखा है, बाकी देखे सीट बेल्ट में इन्होंने अपना एडजस्टमेंट कर दिया है। इस गाड़ी में एक्चुअली CNG में एक्सल 6 में केवल एक ही मॉडल है, ये जीटा है, और इसमें लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं। बस एक कैमरा नहीं था, वो बैक कैमरा कंपनी फिटेड आप लीजिए, मतलब कंपनी से शोरूम से फिटिंग करा लीजिए एज ए एसेसरी पार्ट, वो आपका बिल्कुल सब कुछ ओके हो जाएगा। इसमें आपसे बाहर से कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। मैंने कुछ नहीं कराया, ये स्टॉक है। बस एक वो स्पीकर मेरे पास थे तो मैंने लगवा लिया, अदरवाइज़ मैं बाहर से नहीं परचेज़ करके लगाता। लास्ट वाले जो बूट में रखे हैं, और उसका मैंने ऐसा कुछ जुगाड़ किया है कि जब भी हटाने हो मुझे, तो एक जो अपने RC केबल होती है, वो लीड का कुछ सेटिंग की हुई है कि मैं उसे तुरंत निकाल सकता हूँ, रख सकता हूँ घर पे, और फिर चला जा सकता हूँ। तो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो है। अगर इस एक्सल 6 के बारे में आपको कुछ और जानना है, कुछ और वीडियो बनवानी है, मीन्स कोई किसी भी टाइप की कुछ भी अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। सो मैं उसी टॉपिक पे जो भी ज़्यादा रहेंगे टॉपिक, उनको सिलेक्ट करके उस पर मैं एक और वीडियो बनाता हूँ। ओके गाइस, अभी मैं एंड करता हूँ व्लॉग को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल नाउ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।